हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनली करने जा रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई ऐसे मिशंस के साउंड सुनाई दे रहे हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। पता नहीं क्यों जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लम में से ये है एक। तो उसको तो आप इग्नोर करना, क्योंकि हमारा फोकस है बस टारगेट पे। ये सारे आसपास की चीज़ें आते रहेंगे, बस उसको हमको इग्नोर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते ही वो लोग हमको लिटमस के बारे में बताते हैं, तो इसको थोड़ी देर हम मध्य नज़र रखते हैं और पहली बात देखते हैं कि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स होते क्या हैं। ये कोई न्यू टर्म नहीं है, शायद क्लास 7 और 8 में भी हमने पढ़ा है। ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं सॉर इन टेस्ट। ठीक है, खट्टे होते हैं बड़े टेस्ट में, जिसके हमारा लेमन हो गया, विनेगर हो गया। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस हमारे होते हैं बिटर इन टेस्ट। ठीक है, जिसके हमारा बेकिंग सोडा द बेस्ट बेस फॉर अस। एंड सॉल्ट्स तो हमको पता ही है, सॉल्ट्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। बट आपको इस चैप्टर में और एक चीज़ पता चलेगी, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं और क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो हमारा नॉर्मल कॉमन सॉल्ट NaCl, ये तो इसके बिना तो हमारी ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने जो है आपको दे दिया। नाउ सबसे पहले हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो मैंने जैसे बोला था, ये सॉर है टेस्ट में और ये बिटर है टेस्ट में। और अगर आपको बताना है, मतलब हम जैसे कि नॉर्मल चीज़ है, लेमन है तो ये सॉर है, तो हम बता सकते हैं कि अरे हाँ ये एसिड है। बट क्या हम हर एक चीज़ को ऐसे टेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कोरेसिव होते हैं इन दोनों ही नेचर में, तो हम इनको टेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हमने सोचा कि अरे फिर किसी सब्सटेंस का नेचर हम पता ही कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर्स। तो उन इंडिकेटर्स में जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो है लिटमस। ठीक है, तो लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेटिक या फिर मैनमेड। तो ये लिटमस जो है ऑब्टेन किया जाता है लाइकन से। अब इसको आप लीचेंस बोल दो, लाइकन्स बोल दो, एक ही है। तो लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि थैलोफाइटा। ये एक्चुअली क्लास 9 में हमको पढ़ा होना चाहिए था, बट सैडली पिछले साल और आगे भी इस चैप्टर को, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। बायो का सबसे हार्डेस्ट चैप्टर हुआ करता था वो क्लास 9 का, बट वो अभी नहीं है। तो मोस्टली आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बट ये उससे बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ी देर मद्देनज़र रख दीजिए। तो मेनली लिटमस जो है ऑब्टेन किया जाता है लाइकन से। और लिटमस जो है, लिटमस जो सॉल्यूशन होता है ना, उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, उसका कलर पर्पल होता है। और जब इस पर्पल सॉल्यूशन में जब मैं कोई एसिड को डालती हूँ ना, वो किस कलर में चेंज हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। और इस पर्पल सॉल्यूशन में जब कोई मैं बेस को डालती हूँ तो वो, अरे वाह, दो बार बेस, क्या पागलपंती, क्या पागलपंती, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये चेंज हो जाता है ब्लू कलर में। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो बुक में एक्टिविटी 2.1 और 2.2 है ना, ये कम्प्लीटली ये इन इंडिकेटर्स पर ही बेस्ड है। तो अगर हम इंडिकेटर्स भी बात करते हैं ना, तो दो तरीके के इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं। एक तो मैंने आपको नेचुरल और सिंथेटिक वो बता दिया। दूसरा कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और ऑर्डर चेंजिंग यानी कि स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं, जिनको हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं। तो पहले कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स में हम नेचुरल और सिंथेटिक देख लेते हैं। तो नेचुरल में हमने लिटमस तो देख ही लिया है। तो लिटमस जैसे कि एसिड में अगर आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन लिया, रेड लिटमस पेपर लिया, तो एसिड में तो कोई चेंज देगा है नहीं। बेस में क्या करता है? वो रेड से ब्लू हो जाता है। और ब्लू लिटमस पेपर लिया आपने, तो वो एसिड में ब्लू का रेड हो जाएगा। ठीक है ना। और बेस में कोई चेंज नहीं देगा, और ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है ये ब्लू रेड क्या है और रेड ब्लू क्या है, तो उसके लिए आप अच्छे से एक चीज़ याद रखिए, ये बेस है और ये मैंने लिख दिया एसिड। ठीक है, बचपन से ही हमको एसिड बोलते ही ऐसे खतरनाक चीज़ जैसे बोलते हैं, और खतरनाक बोलते ही हमको क्या याद आता है? रेड कलर। तो आप उस तरीके से इसको रेड से रिलेट कर सकते हो। अगर आप ऐसे रिलेट नहीं करना चाहते हो तो बेस फॉर ब्लू। ठीक है, आप ऐसे बेस को ब्लू से रिलेट कर दीजिए, तो बचा है एसिड रेड हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। ठीक है, तो ये हर समय ब्लू का, मतलब हर इंडिकेटर में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, बस लिटमस में ऐसा होता है ये कि जो हमारा बेस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और एसिड है वो रेड कलर में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिनोप्थिलिन और मिथाइलऑरिन। ये दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, यानी कि ये नेचुरल है नहीं। अब फिनोप्थिलिन जो है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है? मतलब जब ये न्यूट्रल होता है तब ये कलरलेस होता है। ठीक है, और जब एसिड
इसके अंदर हम डालते हैं तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, यानी कि नो चेंज। ठीक है, और जब आप इस बेस इसके अंदर डालोगे तो पिंक कलर का हो जाता है। क्या होता है? पिंक कलर का होता है जब फिनोल्फथालीन के अंदर आप कोई बेस डालते हो। ठीक है ना। और मिथाइल ऑरेंज नाम से ही समझ आ रहा है कि ये नेचुरली ऑरेंज कलर का होता है, मतलब नेचुरली यानी कि जब ये न्यूट्रल होता है तो ये ऑरेंज कलर का होता है, और जब इसके अंदर आप एसिड डालोगे तो वो रेड कलर में चला जाएगा, और जब आप बेस डालोगे तो वो येलो कलर में चला जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमारे पास एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए। एक्टिविटी 2.2 वो भी बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स ही है, बट यहाँ पे ओडर चेंजिंग इंडिकेटर्स पे, यानी कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। इसमें सबसे अच्छा हमारे पास आ जाता है ऑनियन। ऑनियन जो है, मतलब इसमें पहले उन्होंने क्या कहा इस एक्टिविटी में कि ऑनियन लो, उसको कपड़े में रखो, ये करो वो करो, तो उतने आपको करने की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली जब आप एसिड और ऑनियन को लोगे तो ऑनियन का जो एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, ऑनियन का स्मेल हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ऑनियन नॉर्मली कुकिंग में यूज़ होता है, तो ऑनियन का एक अपना स्मेल होता है। तो जब एसिड में आप उसको डालते हो तो स्मेल रिटेन होता है, मतलब स्मेल कहीं पे जाता नहीं है, ऑनियन का स्मेल ऑनियन के पास ही रहता है। बट जब आप बेस में डालते हो उसको तो उसका स्मेल चला जाता है, मतलब पूरा वो स्मेललेस हो जाता है, उसके अंदर स्मेल नहीं बचता। ठीक है ना। और सेम विथ वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस अगर आप अपने मम्मी कुकिंग करते हुए देखा होगा तो फिर आपने देखा होगा कि वेनिला एसेंस केक्स में वगैरह में यूज़ होता है, बड़ी अच्छी स्मेल होती है इसकी, कभी मम्मी से पूछना, घर पे होगा। तो ये वेनिला एसेंस जो है, जब आप इसको सेम ऑनियन के जैसे ही अगर आप एसिड में डालोगे तो ये रहेगा, स्मेल रहेगा इसका, जो अपना एक स्वीट स्वीट सा बड़ा अच्छा सा खुशबू होता है ना, वो रहेगा। और जब आप इसको बेस में डालोगे तो उसका स्मेल चला जाएगा। और क्लोव ऑयल के साथ भी ऐसा ही है, एसिड में स्मेल रिटेन होता है और बेस में स्मेल चला जाता है। तो एक तरीके से हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स दिए हैं इस साल के लिए, तो ये तीनों में ही एसिड में डालोगे तो स्मेल रहती है और बेस में चला जाता है, इतना हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें हमने सब कुछ कवर कर दिया, और यहाँ पे छोटे से मैंने बॉक्स में लिखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, कितने टॉपिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज। तो एसिड्स जो है सॉर इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर, और इसलिए इनको ग्लास और सिरेमिक कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। कभी आपने ऐसे लैब में देखा कि एक स्टील का बर्तन है, उसमें आप एसिड ले दो? बिल्कुल नहीं, स्टील का कोई सा भी मेटल का बर्तन में या फिर अलॉय के बर्तन में इसको हम स्टोर नहीं करते, इसको हम सिर्फ ग्लास और सिरेमिक कंटेनर्स में ही स्टोर करते हैं। और एसिड्स और बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में एक एक्टिविटी है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी बता कर ली है। तो अब एसिड्स का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ कैसा रिएक्शन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एसिड्स का मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन है वो देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम बेसिकली मिनरल एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एसिड्स भी 2 तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो है नेचुरल होते हैं, और ये मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो हम लोग मिनरल्स में से सिंथेटिकली ऑब्टेन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये इन सब में क्या कॉमन है? हमारे पास H कॉमन है। ठीक है ना। और ये मेटल्स के जब हम रिएक्ट करते हैं ना, मेटल्स के साथ इनका एसिड्स का रिएक्शन होता है, तो ये H के साथ ही पूरा खेल चलता है, आई मीन हाइड्रोजन का साथ ही ये पूरा खेल चलता है। वो कैसे है देखते हैं। चलिए, तो जब भी आप कोई मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक सॉल्ट आएगा। ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस होएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगा और सॉल्ट प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे, तो जी नहीं, ऐसा होने नहीं वाला। हमने चैप्टर 1 में एक पढ़ा था, जिस क्या है वो, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो तो एक तरीके से यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही चलता है। तो इसको अगर आप एक बार देख लो इस रिएक्शन को, तो जिंक मेटल लिया है मैंने और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। उसको जब हमने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन बीइंग लेस रिएक्टिव देन जिंक उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना, उसके कंपाउंड में से जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस चला गया बेचारा। तो ये हर एक को तो ऐसा नहीं होने वाला ना। अब मैंने यहाँ पे कोई ऐसा मेटल ले लिया जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हो, तो वो क्या ऐसे कर पाएगा? जी नहीं, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो फिर इसलिए हर एक मेटल जो है हर एक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। ये चीज़ हमको पक्की होनी चाहिए। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि हाइड्रोजन कैसे इवॉल्व हुई है, तो उसके लिए पॉप साउंड टेस्ट है, बिल्कुल आसानी सा टेस्ट है। जब आप इसको किसी बीकर में ऐसे, एक्चुअली ऐसे बनता है वो, अगर आप फिगर 2.1 देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
इस तरीके का होता है। तो उसके अंदर जब हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस के पास, हाइड्रोजन गैस जब निकल रहा होता है उसमें से, तो हम उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं या फिर कैंडल लाते हैं। तो वो बर्निंग मैच स्टिक और बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन के पास आते ही पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। यानी कि ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है कि हाइड्रोजन जो है एक पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो ये साउंड जैसे हमको सुनाई देता है तो हम क्या सोच लेते हैं कि हाँ भाई, जो गैस इवॉल्व हुई है पक्का हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो ये पॉप साउंड टेस्ट को भूलना नहीं है हमें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे इस एक्टिविटी 2.4 को थोड़ी देर हम होल्ड पे रखते हैं क्योंकि ये बेसिस के बारे में, तो थोड़ी देर रुकते हैं इसको पढ़ने के लिए। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स। इन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जब मेटल को किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, एग्जाम्पल चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास। क्या है ये, हमारा सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है हमको, Na2CO3। ठीक है, ये जो भी नाम बन रहे हैं ना इन कंपाउंड के नाम, ये जैसे कि हमने क्लास 9 में सीखा था उसी रूल के, जो क्रॉस है ना, क्रॉस करके जो कंपाउंड के नाम बनते हैं वैसे ये बने। तो अगर आप किसी कंपाउंड का नाम भूल गए हो तो अगर आपको वैलेंसी याद है तो क्रिस क्रॉस मेथड से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो वैसे ये कंपाउंड का नाम भी निकला है, हर एक कंपाउंड का नाम वैसे ही निकला है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट लिया है हमने, यानी कि कोई मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम एक मेटल है और उसका कार्बोनेट है, तो ये मेटल कार्बोनेट है। और हमने यहाँ पे एक एसिड लिया है। ठीक है, आपको मोस्ट कॉमनली ये सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया, तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बना। ठीक है, सोडियम सल्फेट बना और उसके बाद वाटर बना और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि मैंने बोला था वो तीनों चीज़ें बन गई, ये सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, वो बन गया, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। यहाँ पे ये क्या है, ये हाइड्रा कार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम हाइड्रा कार्बोनेट है ये, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके साथ मैंने HCl को रिएक्ट करवाया तो क्या बना, NaCl जो कि सॉल्ट है, सारे लोग जानते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ठीक है ना। अब रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख रहे थे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को इसके साथ डालते हो तो यहाँ पे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बने। ठीक है, अब एसिड्स का जब रिएक्शन करवाते हो आप बेसिस के साथ तब बहुत मज़े आते हैं। तब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो तब क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है ना, और ये दोनों अपने जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्रॉस करवा लेते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज करवा देते हैं, और उससे फॉर्म होता है एक सॉल्ट और वाटर। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, ये क्या है, एसिड NaCl, और ये क्या है, बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कॉमन सॉल्ट NaCl और वाटर। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बने। तो यहाँ पे भी आपको दिख गया सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर। तो प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करें तो प्रोडक्ट्स होने वाले हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे कि पिछले बार हम लोग को हाइड्रोजन है कि नहीं कंफर्म करने के लिए हमने कौन सा टेस्ट किया था, पॉप साउंड टेस्ट, उसी तरीके से ये कंफर्म करने के लिए कि CO2 निकला कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, अब CO2 प्रेजेंस टेस्ट में हम क्या कहते हैं, लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी कि CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसको लिया हमने, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं हम। तो आप एक बार वो वाला फिगर देख लो जिसमें हम, ये है फिगर 2.2। ठीक है, फिगर 2.2 में ऐसा दिया है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब जा रही है। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब वो ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है, उसके अंदर से हमारा जो
कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है ना, यहाँ पे पिछले वाली रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, उसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए तो ऐसा एक उन्होंने सेटअप कर दिया, कॉक वगैरह लगा दिया। तो यहाँ से ऊपर से तो एस्केप नहीं हो सकती कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगाया है ना वहाँ से निकलेगी, और डिलीवरी ट्यूब को एक ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जिसमें उन्होंने क्या भरा है, लाइम वाटर भरा है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ना, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ वाटर, ठीक है ना। इसी वजह से एक मिल्की अपीयरेंस जो है उसको आता है। तो जैसे आपको एक मिल्की अपीयरेंस दिख जाता है ना, तो आप क्या कंफर्म कर देते हो, ये कंफर्म कर देते हो कि जो गैस निकली है ना वो पक्का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इतना हो गया। तो अभी हमने कहाँ तक देख लिया, एसिड्स का और बेसिस का आपस में रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कि हमारा CuO ऐसी चीज़ें ना, तो ऐसे उनके साथ कैसा रिएक्शन है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब आप एक एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो आपको पिछले वाले प्रोडक्ट से कुछ सेम नहीं दिख रहे, पिछले बार भी प्रोडक्ट साइड पे यही थे, ये नहीं, ये सॉल्ट और वाटर ही थे। तो क्या इससे मैं ये नहीं कह सकती जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है नेचर में, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं फिर ये दोनों बनते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो है, मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। हमको ये बात ध्यान में रखनी है, जो मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसा है नेचर में, बेसिक है, ठीक है। तो CaO यानी कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट बना और वाटर बना, जो बनना ही था। और जब आप कॉपर ऑक्साइड और HCl को रिएक्ट करवाते हो तो सेम, सॉल्ट बना वाटर बना। और जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो एक एंटासिड है, तो उस एंटासिड क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो सेम वही सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है ना। अब मैं बोल रही थी एंटासिड, एंटासिड क्या है, अगर आपने लाइफ प्रोसेसर चैप्टर पढ़ा होगा, हमारे चैनल पे तो फिलहाल वीडियो अपलोडेड नहीं है, बट जल्दी उसका भी वन शॉट में ला दूंगी। तो एंटासिड क्या होता है, जब हमारी डाइजेशन प्रोसेस चलती है ना तब एक एसिड सिक्रीट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, न्यू एसिड नहीं है हमारे लिए। तो ये एसिड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब सिक्रीट हो जाती है ना, उसको हम एसिडिटी कहते हैं। और ऐसा क्यों होती है, हमारे फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, इन सारी चीज़ों की वजह से एकदम पेट में गड़बड़ हो जाता है और ये कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में सिक्रीट हो जाती है, तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है। उस टाइम पे इस एसिड के जो प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए हम किसको भेजते हैं, एक बेस को भेजते हैं। उस बेस में सबसे अच्छा बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम कभी कभी बेकिंग सोडा को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअली ये सॉल्ट्स में पढ़ेंगे हम, सॉल्ट्स जब टॉपिंग पढ़ेंगे ना, मोर अबाउट सॉल्ट्स, उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। तो सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रल नहीं होते, जैसे कि हम छोटे में पढ़ते थे ना, एसिड्स जो है एसिडिक इन नेचर, सॉल्ट्स जो है न्यूट्रल इन नेचर और बेसिस जो है बेसिक इन नेचर। बट हर समय जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है ना, वो न्यूट्रल नहीं होता है। जब आप एक वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो एक बेसिक सॉल्ट बनता है, उसका नेचर बेसिक होता है। और आपने बोला कि चलो मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस लूँगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लूँगा, तब क्या होगा, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वो न्यूट्रल होगा। और वीक के साथ भी वही होने वाला है, ठीक है। इतना हमने कर लिया, आई होप आपको समझ आ रहा है, कम से कम थोड़ा तो समझ आ रहा है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियोस में अगर आपको 80% भी समझ आ रहा है ना तो दैट्स इनफ, बाकी का 20% वो फिर ही समझ आने वाला है जब आप NCERT रीडिंग करोगे, खुद से अपने नोट्स बनाओगे। ये नोट्स तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो विथ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बट आपको खुद के भी नोट्स बनाना मैं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज जब हम खुद से हाथों से लिखते हैं ना तभी हमको चीज़ें जो है अच्छे से मेमोराइज होते हैं, समझ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तब हम बेसिस की बात करते हैं। एसिड्स की बहुत बातें कर लिया, एसिड्स का हमने क्या क्या देख लिया, मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन देख लिया, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देख लिया, सबके साथ देख लिया, ठीक है। अब बेसिस देखते हैं, बेचारे बेसिस को छोड़ना क्यों। बेसिस जो है बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। और अल्कली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं।
तो ये चीज़ हमको याद रखना है, अल्कली होते क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। अब जब आप रिएक्शन विद बेस करते हो किसी मेटल का, ठीक है, मेटल का रिएक्शन विद बेस, तो मेटल प्लस बेस क्या देता है आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा था आपको जब आप एसिड का किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, मेटल का, तो आपको क्या मिल रहा था, मेटल कार्बोनेट चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिल रही थी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिल रहा है। तो सेम है दोनों का, एसिड्स का भी बेसिस का भी मेटल के साथ रिएक्शन सेम है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और ये एक सॉल्ट बन गया हमारा, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। इसको टेस्ट करना है तो वही सेम टेस्ट होएगा, पॉप साउंड टेस्ट। नहीं, गंदी हैंडराइटिंग नहीं, थोड़ा अच्छा हैंडराइटिंग में लिखेंगे हम, अच्छा हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत, पहले वाले से तो बेटर है ना गाइस, यस। तो जब आप बेस को किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अब आप मुझसे पूछोगे कि मेटालिक ऑक्साइड से क्यों नहीं किया, तो अभी अभी हमने देखा कि मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो क्या बेस का कोई बेस के साथ रिएक्शन होगा, नहीं, तो इसलिए उसका नहीं देखेंगे। बट ये जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वापस सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वापस एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा था वही प्रोड्यूस हुआ, तो यानी कि ये एसिडिक होना चाहिए नेचर में। तो यस, हमने सही गेस किया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है जनरली, ठीक है, जनरली वर्ड जो है हमारे केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट जनरली वर्ड केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं, बहुत सारे एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री में। तो जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसकी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट विथ वाटर, ठीक है, एक सॉल्ट और वाटर हो गया हमारा। What do all bases and all acids have in common? इन दोनों में ही क्या कॉमन है, ठीक है। तो पहली चीज़, एसिड्स और बेसिस, अगर आप कहीं पे कुछ दिया है ड्राई वर्ड, ड्राई एसिड, ड्राई बेस, ड्राई बेकिंग सोडा, ऐसा कुछ दिया है तो आप पहले उसका कट कर देना। क्यों, क्योंकि ये एसिड्स और बेसिस अपने प्रॉपर्टी को तभी शो करते हैं जब ये एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म हो, यानी कि वाटर के साथ मिक्सड हो, ठीक है, वाटर इनके साथ प्रेजेंट हो। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन बनाते हो ना, तो ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, और इन हाइड्रोजन आयंस की वजह से इनका एसिडिक प्रॉपर्टी जो है पॉसिबल है। सेम गोस विद बेसिस ऑल्सो, ये जो है OH आयंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस जो है रिलीज करते हैं, जिसके वजह से ही इनका बेसिक प्रॉपर्टी जो है पॉसिबल है। तो इसीलिए उनका बेसिक जो है, आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो तो उसको वाटर के साथ मिक्स करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हाइड्रोजन आयंस और ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए एसिड्स और बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों चीज़ों को देख लिया, क्या कि ये दोनों ही अपने प्रॉपर्टीज़ को कब शो करेंगे, जब आप एक्वस सोल्यूशन में देखोगे इनको, और कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और इनका डाइल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक के मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो इसको डाइल्यूशन होता क्या है, बेसिकली उसको, उसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करना, उसमें पानी ऐड करना, इट्स कॉल्ड डाइल्यूशन, है ना। हम सारे लोगों ने डाइल्यूशन किया हुआ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है, बट प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आपके पास कोई एसिड है या फिर बेस है, तो इसके अंदर आपको किसी ने बोल दिया कि इसको डाइल्यूट करो, इतना एसिड है इसमें, आप भरे आए एक गिलास पानी और एकदम फटक से ऐसे उल्टा करके अपसाइड डाउन करके डाल दिया, तो उसके बाद जो चीज़ होने वाली है ना वो बहुत बुरा। पहली बात, ये ग्लास का कंटेनर जो भी है वो फट जाएगा, फूट जाएगा, पूरा एसिड पूरा आपके चारों ओर बिखर जाएगा, कभी कभी हो सकता है आपके ऊपर भी वो गिर जाए। तो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है ना कि वो ये जो कंटेनर है उसको तक फोड़ सकता है। तो आप बोलोगे फिर करना कैसे, हमको डाइल्यूट तो करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट करने के लिए सही प्रोसेस क्या होता है, आप पहले पानी लेते हो, पानी करके लिख रही हूँ मैं, देखो वेरी बैड, H2O लेते हो, पानी लेते हो,
उसके अंदर आप एसिड को या फिर बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉप के बाद एक ड्रॉप, एक ड्रॉप के बाद एक ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर आप जब ऐड करते हो तो ये पानी जो है धीरे धीरे वो हीट को अब्जॉर्ब करने लगता है, तो उतना जो है आपको इफेक्ट नहीं दिखता। फिर भी आप जो कंटेनर लेते हो ना वो फिर भी गर्म तो हो ही जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन भी हमने कर लिया। अब हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। अब देखो हमको लिटमस पेपर से, मिथाइलोरिन से, फिनोफ्थिलिन से ये तो पता चल जा रहा है कि कोई सब्सटेंस है कैसा, एसिडिक है या बेसिक है, बट हमको ये नहीं समझ आ रहा कि वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। उसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएच का। पीएच यानी कि होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो भी देख लो कह लो आप, तो उसके अंदर कितना हाइड्रोजन आयन है वही बताता है आपका पीएच पेपर, आई मीन आपका पीएच सोल्यूशन या फिर पीएच पेपर। तो इसमें आप देख लो ये पीएच जो स्केल होता है ना, पीएच स्केल इज़ वेरी इजी, आपका 0 to 14 तक होता है पीएच स्केल, ठीक है। और इसमें एकदम मिडिल 7 पे क्या आता है, न्यूट्रल, ठीक है। और इस साइड जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, एसिडिक है, और इस साइड जो भी चीज़ें वो क्या है, बेसिक है, ठीक है ना। और अब आप बोलोगे कि मैंने इनको चेक तो कर लिया, कोई नंबर आया मेरे पास, वो कैसे चेक करना है वो अभी नीचे लिखा है क्या क्या होता है उसमें, आपने चेक तो कर लिया। अब आपको कोई नंबर आया, फॉर सपोज एक सब्सटेंस में 2 आया, एक सब्सटेंस में 6 आया, तो इसमें से इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, पता तो चल रहा है हमको ये 7 से छोटा नंबर है तो ये एसिडिक होगा, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा 2 है, 2 छोटा नंबर है फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है, तो यस ऐसे ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि एसिड की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो इस साइड बढ़ती है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, इस ऐसे चलता है ये, ठीक है। अगर आपको वीक टू स्ट्रॉन्ग चलना है तो ये ऐसे चलता है, यानी कि 6 सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, फिर 5 उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा, फिर 4 उससे थोड़ा अच्छा, 3 उससे थोड़ा अच्छा, 2 उससे थोड़ा अच्छा यानी कि और थोड़ा स्ट्रॉन्ग, 1 और थोड़ा, 0 और भी, ठीक है। तो एसिड्स की जो स्ट्रॉन्गनेस है ऐसे बढ़ती है। एक सेकेंड में थोड़ा सा पानी पी लूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। यस, तो इस तरीके से हमने देख लिया। पर बेसिस का एकदम उल्टा चलता है, बेसिस का क्या होता है, इस साइड में बढ़ता है, यानी कि 8 जो है सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होगा, उसके बाद 9 उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, 10 उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, 11 थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, 12 थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, 13 और थोड़ा, 14 और भी ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो, ठीक है। अब ये आप चेक कैसे करोगे, जैसे कि आपने लिटमस पेपर लिया था, उसको सब्सटेंस में डिप किया था, उसके बाद देखा था उसका कलर, तो इसके लिए आपका आता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है एक सोल्यूशन होता है जो बना होता है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि वाटर, प्रोपेनॉल, मिथेनाइल रेड, ऐसे सब। तो ये 2 चीज़ों में आता है, 2 प्रकारों में आता है, एक तो सोल्यूशन एक तो पेपर, ठीक है। आप इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के एक पेपर को लोगे और उसको किसी सब्सटेंस में डिप करोगे, और उस सब्सटेंस वो डिप करोगे, कलर आएगा, नंबर तो नहीं आएगा, कलर आएगा, तो वो कलर को आप पीएच स्केल के कलर से मैच करोगे। पीएच स्केल पे हर एक नंबर का डिफरेंट कलर है, यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर रही हूँ, तो इस तरीके से हर एक नंबर का एक डिफरेंट कलर है, तो आप आपके सब्सटेंस के आए हुए कलर से जो स्केल पे आए हुए दिए हुए कलर से मैच करोगे, तो जिस कलर से वो मैच हो रहा है उसका नंबर होगा, और वो नंबर से आप कंक्लूड कर दोगे वो बेसिक है तो कितना बेसिक है, एसिडिक है तो कितना एसिडिक है। इतना क्लियर हो गया हमको, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच जो है, पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट देता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूजफुल है, जैसे कि एसिडिटी, अभी अभी हमने बात किया था, जब हम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ HCl हो जाता है तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, आई मीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो इसके एसिडिक इफेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको थोड़ी सी शांति देता है ना। और टूथ डिके में पीएच का क्या रोल है भाई, तो हमारा माउथ का पीएच है ना 5.5 या फिर अबो होता है, ठीक है, 5.5 या फिर अबो होता है। तो जब हम कुछ खाते हैं तो उसके अंदर जो भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते होंगे, तो उन पार्टिकल्स पे जो बैक्टीरिया है वो काम करता है और उसको थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर बनाता है, और वो जब बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो आपके टीथ के अंदर एक कैविटी कर देगा, ठीक है, जिसको टूथ डिके हम टूथ कैविटी तो कहते हैं ना, मतलब आपके दांत में कोई छेद कर देगा, दांत आपके टीथ को डैमेज करेगा,
तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रोज़ 2 बार ब्रश करते हैं, है कि नहीं, इसको इस्तेमाल करके, टूथपेस्ट को इस्तेमाल करके। तो आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हो उसमें क्या होता है, बेस होता है, पक्का एक बेस तो होगा, चाहे उसमें और क्या क्या पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें हो, पर बेस तो ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी जो ये बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करके आपके टीथ को बचा के रखने के लिए उसमें एक बेस होता है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे क्या, एंट हमको काट लेती है तो बहुत ज़्यादा जलन होता है और वहाँ पे स्वेलिंग भी थोड़ी सी हो जाती है, तो वो एक एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है उसको यूज़ करते हैं। तो हमको एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, ये जो भी चीज़ें हैं इनमें क्या क्या एसिड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हमको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है भाई, तो बुक में तो इसका टेबल है ही, बट मैंने यहाँ पे भी बना दिया ताकि हम इसको कहीं पे मद्देनजर रख के भूल तो ना जाए, ठीक है। तो वेनिला में वेनिला नहीं, वेनिगर में है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड ही होता है, टैमरिन में टर्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्सिलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, एंट और नेटल स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, एंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। तो अब हम सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो सॉल्ट्स में क्या है, मैंने जैसे बोला था, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब आप एक वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करते हो, तो जो सॉल्ट बनता है ना वो क्या बनता है, एसिडिक होता है नेचर में, यानी कि उसका पीएच वैल्यू क्या आने वाला है, उसका पीएच वैल्यू आने वाला है लेस देन 7 उसका पीएच वैल्यू आने वाला है। नाउ जब आप एक वीक एसिड को किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तब क्या बनता है, एक बेसिक सॉल्ट बनता है, यानी कि इसका क्या आने वाला है, मोर देन 7 आने वाला है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है ना। और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो अब ये जो NaCl है ना, ये बहुत अच्छा होता है। एक तो पहली बात, इसके बिना हमारा खाना तो नहीं चलने वाला, क्योंकि बिना नमक के हम कुछ खा सकते हैं क्या, आखिर हर एक चीज़ में हम नमक डाल के रहेंगे, और हमारे बॉडी के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे तो ये हमारे डेली लाइफ में तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट कुछ और सॉल्ट्स बनाने में, कुछ और चीज़ें बनाने में एज अ रॉ मटेरियल भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या बनाते हैं वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले सॉल्ट्स में ना 2 तरीके के सॉल्ट्स होते हैं हमारे, एनहाइड्रस सॉल्ट्स और हाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट्स यानी कि इसमें वाटर नहीं होता है, मतलब बिल्कुल ही इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, H2O प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि मैंने ले लिया Na2 और CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके अंदर मैंने डॉट इतना H2O कुछ नहीं लगाया, तो ये एनहाइड्रस है, यानी कि इसमें पानी नहीं। बट हाइड्रस सॉल्ट क्या हो गया, Na2CO3 डॉट 10H2, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये क्या है, ये जो डॉट 10H2 है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर होता है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं इसको क्रिस्टल फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। वो पानी जो इसको क्रिस्टलाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब इसको क्रिस्टल्स में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो डॉट 10H2 है उसको हमको प्लस नहीं मानना है, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उसके साथ ऑलरेडी केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है, जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अब हम देखते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स जिससे जो NaCl से बनते हैं। तो उसमें सबसे हमारा कॉमन है कॉस्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। तो जो सॉल्ट का सोल्यूशन होता है ना उसी को हम ब्राइन कहते हैं। तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन, यानी कि NaCl का ब्राइन हमने लिया और वाटर लिया, उसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाया, तो हमारे पास क्या बना, एक अल्कली बना, वही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, H2 बना और Cl2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन रिलीज हो रहा है और एल्कली यानी कि हमारा ये वाला एल्कली जो है रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसमें ये जो NaOH है, यानी कि जिसको हम सोप्स में यूज़ करते हैं, ये हमको मिल जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर। इतना क्लियर हो गया। जो हमारा H2 ये रिलीज होता है, ये रॉकेट फ्यूल जैसे बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, बट मैंने यहाँ पे जस्ट मेन चीज़ें लिखे। और ये जो Cl2 है, ये स्टरलाइजिंग वाटर के जैसे भी यूज़ होता है, मतलब स्विमिंग पूल्स में आप देखोगे पानी हमेशा जो है साफ़ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो क्लोरीन होता है, ठीक है। PVCs में भी ये यूज़ होता है। इतना हो गया। नेक्स्ट है अब सोडियम कार्बोनेट। तो जो सोडियम कार्बोनेट होना, जब ये एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस
सॉल्ट के फॉर्म में होता है, तो ये इसको हम सोडा ऐश कहते हैं। ये चीज़ हमको अच्छे से देखते हैं। नॉर्मल जो Na2CO3 होता है ना, वो क्या होता है, सोडा ऐश, ठीक है। जब इसके पास सोडियम कार्बोनेट डेका यानी कि 10 और हाइड्रेट यानी कि H2, तो जब इसके साथ Na2CO3, एक सेकेंड, Na2CO3.10H2O जुड़ जाता है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसके बनाने के 3 स्टेप्स है भाई। देखो, पहले बात क्या होता है, पहली बात इस NaCl को और NH3 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O को हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट जो है बनता है, या फिर सोडियम हाइड्रा कार्बोनेट जो है बनता है, और उसके साथ NH4Cl भी बनता है, ठीक है। इसमें इसको हम उठा लेते हैं, इसी को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बेकिंग सोडा को हम उठा लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं और उसको हीट देते हैं। उसको हीट देने पर वो क्या, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बचता है और वाटर बचता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको हमने दिया वाटर के मॉलिक्यूल्स, और उसमें से वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लेगा और ऐसे एक बॉन्ड बना लेगा और क्रिस्टल फॉर्म में वो आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो ये 3 स्टेप्स जो है हमको क्लियर होने चाहिए। नाउ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा अभी हमने देखा क्या है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम NaHCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बनाने के 2 तरीके, यहाँ पे तो बन गया था ना, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में बेकिंग सोडा ही तो बना था, तो वैसे हम बना सकते हैं। या फिर इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में देखो, ये थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको हीट सप्लाई किया और इसमें ब्रेक डाउन किया। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं क्या लूँगी, सोडियम कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लूँगी, उन सबको रिएक्ट करवाऊँगी, तो क्या होगा, उन सबको जब मैं रिएक्ट करवाऊँगी तो ये बन जाएगा, ये कंपाउंड जो है बन जाएगा, क्या है वो, बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड वे 2 चीज़ें। अब देखो, हमको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कभी मम्मी केक वगैरह बनाती होगी, तो उनसे पूछना आप क्या यूज़ करते हो केक में, तो वो आपको बताएगी बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ मैं, बेकिंग सोडा नहीं, क्योंकि इस बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर आप डायरेक्ट बेकिंग सोडा आपके फूड आइटम्स में डाल दोगे तो एक बहुत ही बिटर टेस्ट जो है वो छोड़ेगा, ठीक है, बहुत ही बिटर टेस्ट जो है देगा उसको वो आपको, तो केक क्या छोड़ो, कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस बेकिंग सोडा को ही यूज़ करके एक बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा तो होता ही होता है, स्टार्च होता है और एक टार्टारिक एसिड होता है। जब आप इसको इन तीनों को रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो आपको पता है CO2 की वजह से केक फ्लफ़ी तो होते हैं, तो CO2 बन गया और केक फ्लफ़ी हो गया। फिर ये एसिड और ये बेस, मतलब ये एसिड और ये वाला बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, उसको न्यूट्रल कर लेते हैं। तो इसका जो बिटर टेस्ट है और इसका जो सॉर टेस्ट है, दोनों ही जो है उसमें नहीं आते, ठीक है। इतना हमको क्लियर होना चाहिए, बस इतना तो हमको पक्का पता होना चाहिए कि कुकिंग में बेकिंग सोडा नहीं यूज़ होता, बेकिंग पाउडर जो है यूज़ होता है। इतना हो गया। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CaOCl2। इसको बनाने के लिए हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें Cl2 ले लिया और उससे बना हमारा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। इतना हो गया। इसको ये कहाँ पे यूज़ होता है पूछो तो, ब्लीचिंग के लिए, पेपर, कॉटन, इन सारी चीज़ों के ब्लीचिंग के लिए जो है ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओहो माय गॉड, क्या नाम है ये। तो ये भी क्या है, एक हाइड्रस सॉल्ट है, ठीक है, हाइड्रस सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी इस तरीके से वाटर है, ठीक है। इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारे घर पे आजकल तो सभी के ही घर पे ये बन जा रहा है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर ये नहीं है तो हम सारे लोग कभी ना कभी अपने हाथ पैर तो तुड़वा रखते होंगे। तो जब हाथ पैर टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है बेसिकली, तब क्या यूज़ होता है, तभी भी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ होता है। पहले ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सॉल्ट है ना, ये किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। जब इसके साथ हम वाटर को मिक्स कर देते हैं तो एक ऐसे लिक्विड सा, कोई पेस्ट सा थिंग जो है बन जाता है, ठीक है। जो पेस्ट सा थिंग जो है बन जाएगा तो उसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, तो उसको ही हम जिप्सम कहते हैं, ठीक है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका पाउडर फॉर्म था, उसका जब पेस्ट या फिर लिक्विड फॉर्म हो गया ना, उसको हम जिप्सम कहेंगे। और थोड़ी देर के बाद वो जो है जिप्सम हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, हार्ड होके कुछ दिनों तक वो रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को सच्ची में कंप्लीट कर दिया। वाह, मज़े ही मज़े। तो इस कंप्लीट चैप्टर को हमने अच्छे से कंप्लीट जो है कर दिया है। कोई चीज़ अभी भी कुछ रह जाती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कैसे लगा वो बताना। एंड अगर आपने वीडियो सही में इस लास्ट तक देखा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो कुछ तो समझ आया होगा आपको। एंड मैं वापस कह रही हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियो से ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% समझ आ जाए, ठीक है। कहीं पे 99% भी आपको समझ आ सकती है, बट 100% नहीं समझ आएगी। 100% तभी क्लियर होगा जब आप खुद से पढ़ोगे और खुद से उसको समझोगे, एनसीईआरटी को रीड करोगे, नोट्स बनाओगे। तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाना, और ये मेरे नोट्स कैसे लगे ज़रूर बताना मुझे, और ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही वन शॉट वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता है, अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक योर केयर एंड बाय बाय।